नमस्कार, हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उर्मिला यस अकेडमी। आई एम वेलकमिंग यू ऑल। और आज का जो मुद्दा है, आज की जो वीडियो है, वो वीडियो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पे। आपको ये अच्छी तरह पता है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अभी ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से जुड़ा मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उस पर ऑलमोस्ट सारे हियरिंग्स हो चुके हैं, उसका फैसला आना बाकी है। हो सकता है कुछ ही दिनों में उसका फैसला आ जाएगा, क्योंकि देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यू ललित, जिनकी अध्यक्षता में ये संविधान पीठ इस पर विचार कर रहा है, वो खुद रिटायर होने जा रहे हैं कुछ ही दिनों के अंदर में। तो शायद वो जाते जाते इस पर एक फैसला दे करके जाएंगे, चूंकि उनके ही लीडरशिप में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इस पे ये विचार कर रहा है इस मामले पे। सवाल उठता ये है कि ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पे जो मौजूदा विवाद है वो आखिर किस प्रकार का है, आखिर किस बात पर चैलेंज किया गया कोर्ट पे। ये सारी बातें आपको और हमें इसलिए भी जानना चाहिए, एक तो हम भारत के साधारण आम नागरिक हैं, और दूसरा कि वी आर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले लोग हैं, हम तैयारी करने वाले लोग हैं। तो हम सब की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि अब ऐसे ऐसे चीज़ों पर हमारी एक स्पष्ट राय रहे, हम एक अपना एक क्लियर कट ओपिनियन सेट करें कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो पर मैं आपके साथ आज बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप सबसे एक अपील कि मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए तो वीडियो पर आता हूं। मामला क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस रिजर्वेशन। जो देश में आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए एक रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। हुआ यूं कि जनवरी 2019, देखिए कहानी को पूरी अच्छी तरह समझिएगा। जनवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के मोदी सरकार ने बिल लाया, और 14 जनवरी 2019 को ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया। कौन सा क्या इंप्लीमेंट हो गया? तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हो गया। वास्तव में इसको 103rd संविधान संशोधन कहा गया, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा गया। इस अमेंडमेंट के जरिए क्या किया गया कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आ रहे थे, उस जनरल कैटेगरी के लोगों में अगर कोई इकोनॉमिकली वीक है तो ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी। और जो चूंकि वो इकोनॉमिकली वीक है, इसलिए उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दिया गया इस संविधान संशोधन के जरिए। इसके लिए भारत के संविधान में, याद रखिएगा, भारत के संविधान में आर्टिकल 15(6) एंड आर्टिकल 16(6) में फेरबदल भी किया गया। 15(6) में जो स्कूल वगैरह है, कॉलेजेस वगैरह है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, वहां पे एडमिशन को लेकर के प्रोविजन किया गया। और 16(6) में जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं, जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां हैं, वहां पर आरक्षण को लेकर के 10% आरक्षण को लेकर के एक संशोधन किया गया। अब क्या हुआ कि ये जो नई जो चीजें आई, ये जो नया सेट आया, इसको लेकर के कुछ लोग कोर्ट चले गए ये कहते हुए कि चूंकि इसके पहले, याद रखिएगा, 90s में 92 या 93 होगा शायद, 90s की मैं बात कर रहा हूं, एक केस आया था, इंदिरा साहनी केस, ठीक है। और इंदिरा साहनी केस एक बहुत ही प्रचलित केस है और बहुत ही लोकप्रिय केस है। इस केस में वास्तव में जो मौजूदा आरक्षण की जो व्यवस्था थी उस दौर में, उस आरक्षण पर कुछ एक ऐसे माइलस्टोन गाइडलाइंस इशू किए गए जो आज तक जिसको फॉलो किया जा रहा है, जिसमें से एक माइलस्टोन ये था कि किसी भी हाल में रिजर्वेशन के लिमिट को 50% से क्रॉस नहीं किया जाएगा। और इसी बात को लेकर के लोगों ने ये कहा कि ऑलरेडी, देखिए समझिए मेरी बात को, जो मौजूदा आरक्षण है उस पर जरा मैं बात करूं तो एससी के लिए कितना है जी? एससी के लिए 15%, 15%। एसटी के लिए कितना है? तो 7.5%। और जो ओबीसी के लिए है वो है 27%। तो ऑलरेडी कितना हो जा रहा है, जरा बताइए मुझे, लगभग कितना हो जा रहा है? देख सकते हैं 50% के नीचे ही है। और कहा गया कि जैसे ही 10% ईडब्ल्यूएस और जुड़ गया, 10% ईडब्ल्यूएस वाला, तो ये 50% रूल को वॉयलेट कर गया, 50% के नियम का उल्लंघन हो गया एक तरीके से। और लोगों ने यह भी कह दिया कि जो 103वां संविधान संशोधन है वो वास्तव में भारत के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर
आधारभूत ढांचा इसका उल्लंघन करता है। ये आधारभूत ढांचा का सिद्धांत जो है 24 अप्रैल 1973 में एक केस आया था, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में एक जजमेंट आया था, कहा था कि संविधान पर जो भी परिवर्तन करना है कर दीजिए, संसद को हक है, चूंकि देश एक लोकतंत्र है, चुने हुए लोगों का प्रतिनिधि मिल करके होता है संसद मतलब मैं बात कर रहा हूं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो उनको हक है कि वो परिवर्तन करे, लेकिन वो ध्यान में रखना होगा कि भारत के संविधान का जो मूल ढांचा है, जो आधारभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो टूटे नहीं, उस पर चोट न पहुंचे। तो लोगों ने ये कहा, मतलब जो इस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगेंस्ट थे, उन लोगों ने ये कहा कि ये आधारभूत ढांचा का उल्लंघन भी है। तो इस तरीके से चीजें आपके सामने, क्या विवाद है वो पहले आप समझिए। नंबर 1 का कि 50% के रूल को जैसे ही आपने तोड़ा, ये भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को आपने तोड़ दिया या बेसिक स्ट्रक्चर को आपने चोट पहुंचाया, तो इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए। चूंकि इसमें भारत के संविधान से जुड़ा एक सारवान प्रश्न नजर आया इस केस में, इसीलिए क्या हुआ कि इस केस को देख रहा है एक संविधान पीठ। संविधान पीठ कहने का मतलब जिसमें कम से कम 5 जजेस होते हैं, 5 न्यायमूर्ति होते हैं, 5 जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वो लोग मिल करके फैसला सुनाते हैं बहुमत के आधार पर। ठीक है, जब बड़े बड़े कोई प्रश्न आता है, कोई बड़ा बड़ा केस आता है, जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपको नजर आएगा। इस केस की अगुवाई कर रहे हैं, किसकी अगुवाई में हो रहा है? यू ललित, जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। अब देखिए क्या हुआ, जो भारत सरकार का जो पक्ष है, भारत सरकार हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ऐसे कई राज्य, खास करके जो भाजपा शासित प्रदेश हैं, 2-3 ऐसे स्टेट क्या किए कि 103rd अमेंडमेंट जो है 103वां संविधान संशोधन के फेवर में, चूंकि सरकार ने ही इस एक्टिविटी को किया है तो सरकार को तो इसके बचाव में आना पड़ेगा, और कुछ ऐसे लोग हैं, वादी हैं, जिन्होंने इस पर केस फाइल किया। तो जितने भी केसेस हैं उनको मर्ज करके एक केस बना करके इस पर सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फैसला रिजर्व है, अभी फैसला प्रकाश में नहीं लाया गया है, लेकिन जो इस पर सुनवाइयां होनी थी लगभग हो चुका है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखिए क्या बातें हुई। जो सरकार के तरफ से जो तरफदारी कर रहे थे इस केस में, तो कौन, देखिए सरकार का, भारत सरकार का वकील एक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और संवैधानिक पद होता है, जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उनके एक सबऑर्डिनेट होते हैं, उनके एक अधीनस्थ होते हैं, जिनका नाम है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल इस वक्त है, और जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो तुषार मेहता है। तुषार मेहता ने अपनी बात को रखा, उन्होंने देखिए 2-4 बात, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा इस केस की सुनवाई के दौरान, यू ललित ने यह कहा, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कहा इन्होंने। फिर से वही बात दोहराया कि जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को ठीक करने का टूल नहीं है, ये सोशल बैकवर्डनेस को ठीक करने का टूल है। पहली बात तो ये, यानी आरक्षण आर्थिक जो गरीबी है वगैरह उसको ठीक करने के लिए नहीं लाया गया, ये सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने का एक उपकरण के रूप में इसको देखा जाना चाहिए, ये बात उन्होंने कहा। एक बात और कहा कि ये जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है, ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता, लेकिन ये जो सोशल बैकवर्डनेस है ये कई पीढ़ियों तक चलता है। ये एक परमानेंट नेचर का, वास्तव में एक परमानेंट नेचर का एक प्रॉब्लम है, जबकि ये एक टेम्पररी नेचर का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये कहा है, समझ लीजिए मेरी बात को। ऐसा बात उन्होंने यू ललित ने कहा। ऐसे में यू ललित ये भी कहते हैं कि जब इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का मामला था तो इसको दूसरे तरीकों से भी सुलझाया जा सकता था, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता था। जैसे आप स्कॉलरशिप दे देते 10% वैसे लोगों को, जैसे आप फ्री एजुकेशन की व्यवस्था कर देते। ऐसी बात करते हैं, कौन करते हैं? यू ललित। लेकिन इसके लिए डायरेक्ट रिजर्वेशन देना बहुत मतलब समझ से परे है, ऐसा वो कहते हैं। अभी फाइनल जजमेंट इसमें नहीं आया, बात समझिएगा। के वेणुगोपाल और खास करके तुषार मेहता जी जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि देखिए सर, सबसे पहले तो ये भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा का उल्लंघन नहीं है। पहली बात तो इन्होंने ये कह दिया। इन्होंने ये भी कहा कि ये जो 50% का जो रूल है, 50% जो रूल है, उनको विशेष परिस्थितियों में, स्पेसिफिक कंडीशंस में इस रूल को तोड़ा जा सकता है, तोड़ा गया भी है 1-2 बार। तो ऐसे में ये एक लचीला नियम है। लचीला नियम कहने का मतलब विशेष परिस्थिति में थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है।
और लचीले नियमों को, फ्लेक्सिबल रूल्स को संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं माना जाता है। ये तुषार मेहता, सरकार के जो वकील हैं, वो कह रहे हैं। और इस तरह से इसको किसी भी हाल में आधारभूत ढांचा का उल्लंघन, भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा या नहीं माना जाना चाहिए, ऐसा तुषार मेहता कह रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि एक टर्म होता है, तुषार मेहता कह रहे हैं, सरकार के जो वकील है वो कह रहे हैं कि एक टर्म होता है संसदीय बुद्धिमत्ता। संसदीय बुद्धिमत्ता, पार्लियामेंट्री विजडम, कि पार्लियामेंट या संसद कोई चीज होती है, देश के चुने हुए निर्वाचित इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का एक ग्रुप है। लोकसभा में 543, राज्यसभा में 250। इनकी बुद्धिमत्ता को भी सिरे से खारिज कोर्ट को नहीं करना चाहिए। कोर्ट को यह कहा गया कि चूंकि संसदीय बुद्धिमत्ता भी कोई चीज होती है और संसद को, यानी चुने हुए प्रतिनिधियों को पूरा हक है कि देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले करे, कुछ निर्णय ले। और अभी की जो परिस्थिति है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी एक सत्य है और उसको आप झुठला नहीं सकते, और इसलिए संसदीय बुद्धिमत्ता का थोड़ा रिस्पेक्ट किया जाए। पहली बात उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचा का उल्लंघन नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो संसदीय बुद्धिमत्ता है उसका रेस्पेक्ट किया जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कुछ और बातें उन्होंने कहा कि एक तो 50% के रूल को विशेष परिस्थिति में थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है। इन्होंने एक बड़ी बात यह कह दी कि ये 50% का जो दायरा है, इनका जो अपना जो रिजर्वेशन की बात है, उसमें अगर छेड़छाड़ करके अगर हम इस रूल को तोड़ते, मतलब 50% रूल को क्रॉस करते, तो शायद ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता। लेकिन जो पहले से जो व्यवस्था थी, ये 15%, 7.5%, 27%, उसमें बिना किसी प्रकार के छेड़छाड़ किए सरकार ने ऐसा काम किया है। इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट से, माननीय न्यायालय से यह अपील है कि इसको निरस्त न किया जाए। ऐसा कह रहे हैं भारत सरकार के वकील। ये बातें उधर विपक्ष वाले कहते हैं कि नहीं, चूंकि 50% को रूल को आपने किया है, नहीं होना चाहिए। वो इनका अपना एक तर्क यह है कि चूंकि रिजर्वेशन इज अ टूल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोशल बैकवर्डनेस, नॉट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने का एक उपकरण है, न कि आर्थिक पिछड़ेपन का। अतः आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहना है। ये दोनों पक्षों की दलीलें हैं, ये दोनों पक्षों की दलीलें हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। मेरा काम, चूंकि मामला अंडर ट्रायल है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, जैसा मैं बता रहा हूं आपको, बहुत जल्द इस पर फैसला आ जाएगा। तो इसीलिए अब इस पर कोई विशेष टिप्पणी करना उचित भी नहीं है। लेकिन ये मामला है क्या, इसकी जानकारी, इसकी ABCD क्या है, ये जानकारी आपको जरूर होना चाहिए था। इसीलिए मुझे लगा, एक टीचर होने के नाते, एक इंस्टीट्यूशन को मैं रन कर रहा हूं, इस नाते समाज को जागरूक करने के नाते इस वीडियो को बनाना चाहिए, इस इशू को आपके सामने लेकर के आना चाहिए। यह हो सकता है कि आप में से कुछ लोग EWS रिजर्वेशन के फेवर में हो और कुछ लोग EWS रिजर्वेशन का विरोधी हो। ये आपके अपने अपने पर्सनल ओपिनियन और अपना पर्सनल चॉइस है। ध्यान बस इतना रखिएगा कि जब भी इस प्रकार का कोई सोशल इश्यूज पे आप अपनी बात करें, रखें, यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि सामने वाले का जो व्यू है वो हो सकता है आपसे इतर है, यानी आपसे अलग है। तो आपसे अलग व्यू रखने के बावजूद उसकी बात को सुनिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे इश्यूज को बड़ी सेंसिटिविटी के साथ लेना चाहिए। मैं ये भी बात जानता हूं कि रिजर्वेशन इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन द कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी। मौजूदा भारतीय समाज का ये सबसे विवादित टॉपिक है। अक्सर लोगों में रिजर्वेशन को लेकर के आप देखिएगा वाद विवाद होता रहता है। एक लाइन में मैं अपनी राय अगर रखूं तो मैं बस इतनी बात कह सकता हूं कि मौजूदा जो आरक्षण की जो प्रणालियां हैं, जो तरीके हैं, मैं इन परसेंटेज पर सवालिया निशान नहीं खड़ा करता, लेकिन जिन तरीकों से दिया जा रहा है उस पर मेरे क्वेश्चंस तो हैं। जैसे मान लीजिए EWS रिजर्वेशन ही 10% आपने दिया और जो सीलिंग कर दिया कि किसको दिया जाना चाहिए, तो आपने कह दिया कि जो लोग 8 लाख रुपए पर ईयर जिसकी परिवार कमा रहा है उसको दिया जाए। तो ये गरीब लोग थोड़ी होंगे।
अगर आप सही मायने में ईडब्ल्यूएस के गरीब लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं तो इसको कम से कम 3 कर लीजिए, 3.5 लाख कर दीजिए। अपने आप जो टारगेटेड पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल हैं, वो इसके दायरे में आ जाएंगे और इससे इस क्लास का सही मायने में अपलिफ्टमेंट होगा, सशक्तिकरण होगा। ठीक उसी प्रकार मैं ओबीसी एससी एसटी में भी इन बातों को रखना चाहूंगा। एससी एसटी में तो खैर ऐसा कोई क्रीमी लेयर है ही नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर परसेंटेज की इनकम की इससे ज़्यादा होगा तो नहीं मिलेगा, बट ओबीसी में है जिसको वहाँ भी 8 लाख है और ये भी कुछ ज़्यादा है। अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि ओबीसी क्लास के जो गरीब हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो इससे लाभान्वित हो, तो इस सीमा को कम किया जाना चाहिए मेरे अनुसार। पर्सनली मुझे जो लगता है मैं वो बात आपको बता रहा हूँ। और इस प्रकार के टॉपिक लाने के पहले ये भी दिमाग में आता है कि कई बार कई लड़कों को हमारी बात अच्छी नहीं लगती है तो उनको वो विरोध पे, वो आपका काम है। पर मैं बस इतनी बात कह रहा हूँ कि चूंकि आप अपनी अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि जो 8 लाख का जो दायरा है ये ज़्यादा है। इससे जो उस समुदाय के जो मजबूत क्लास है, जो तेज तरार लोग हैं, वो इसका लाभ ले जाएंगे और जो गरीब गुरुआ हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। और इसका असर ये होगा कि 50 साल की जगह अगर हम 500 वर्षों तक इस आरक्षण की पद्धति को जारी रखें तब भी ये अपने मूल मकसद को, मूल उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर से एक अपील कि अगर आपको लगता है ये काम की चीज़ है तो आप शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।